हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग जो घटना चक्र की करंट अफेयर्स की बुक है 2024 की, उसमें जो उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स दिए हुए हैं पिछले एक साल के, उन सारे करंट अफेयर्स को हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला करंट अफेयर्स दिया हुआ, इसमें कह रहा है पूर्णतः बालिकाओं के लिए पहला सैनिक स्कूल। इसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए 1 जनवरी 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में, ध्यान दीजिएगा, मथुरा जिले में जो वृंदावन है वहाँ पे संविद गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है। अब अगला पॉइंट इसी में देख लेते हैं। तो देखिए यह पूर्णतः बालिकाओं के लिए पहला सैनिक स्कूल है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अतिरिक्त देखिए जो ये स्कूल बनाया गया है, ये 100 सैनिक स्कूलों की स्थापना के पहल के तहत इस स्कूल को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन इसी में देख लेते हैं। देखिए जो सैनिक स्कूल हैं उनकी स्थापना की परंपरा जो है उत्तर प्रदेश ने वर्ष 1960 में प्रारंभ की थी। कब प्रारंभ की थी? 1960 में की थी। उस समय देखिए जो तत्कालिक मुख्यमंत्री थे, जिनका नाम है डॉक्टर संपूर्णानंद, इन्होंने ही लखनऊ में देश का पहला सैनिक स्कूल प्रारंभ किया था। तो ये याद रखिएगा, किसने प्रारंभ किया था? संपूर्णानंद ने प्रारंभ किया था, लखनऊ से प्रारंभ किया था, जो देश का पहला सैनिक स्कूल था। अब अगला देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए अगले में कह रहा है प्रधानमंत्री की अयोध्या यात्रा। अब इसके दौरान क्या क्या इवेंट्स हुए हैं, वहाँ पे क्या क्या परियोजनाएं वहाँ पे चालू हुई हैं, इनको हम लोग इसमें देखते हैं। तो देखिए प्रधानमंत्री की जो यात्रा हुई है वो 30 दिसंबर 2023 को हुई है। तो इस दौरान उन्होंने क्या क्या किया ये देख लेते हैं। तो इस दौरान उन्होंने अयोध्या व उसके आसपास क्षेत्रों के विकास के लिए 11,100 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने 4,600 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी है। अब उन परियोजना योजनाओं को देख लेते हैं। तो देखिए उन्होंने पुनर्विकसित अयोध्या धाम जो जंक्शन है रेलवे स्टेशन, उसका उद्घाटन किया हुआ है। इसके साथ ही साथ नई अमृत भारत ट्रेनों एवं वंदे भारत ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाकर उन्होंने रवाना किया है, जिनमें देखिए दरभंगा अयोध्या आनंद विहार टर्मिनल अमृत भारत एक्सप्रेस शामिल है, जो देश की पहली अमृत भारत ट्रेन भी है। ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब अगला पॉइंट देख लेते हैं। इसी में कह रहा है प्रधानमंत्री ने नवनिर्मित अयोध्या हवाई अड्डे का भी उद्घाटन उसी दौरान किया। और इस हवाई अड्डे का नाम याद रखिएगा, इस हवाई अड्डे का नाम है महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो ये जो हवाई अड्डा बना है अयोध्या में, इसका ये नाम है। अगला पॉइंट इसी में देख लेते हैं। जो नवनिर्मित श्री राम मंदिर तक पहुँच को बढ़ाने के लिए इस हवाई अड्डे को बनाया गया है। इस अयोध्या जो ये बना है, जो अयोध्या में हवाई अड्डा, इसके अतिरिक्त अयोध्या में 4 नव विकसित सड़क परियोजनाओं को भी उद्घाटित किया गया, जिनमें राम पथ, भक्ति पथ, धर्म पथ और श्री राम जन्मभूमि पथ का भी उद्घाटन उसी दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया हुआ है। ये हो गया अयोध्या से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स दिए हुए थे, उनको देख लिया हम लोगों ने। अब देखिए अगला इश्यू में दिया हुआ है, अगला करंट अफेयर्स है काशी तमिल संगमम। इसके बारे में देख लेते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए 17 से 30 दिसंबर 2023 तक काशी तमिल संगमम का आयोजन वाराणसी में किया गया है। पूछा जा सकता है कहाँ पे किया गया, तो वाराणसी में इसका आयोजन किया गया है। अब ये जो कार्यक्रम था, ये इस बार का ये दूसरा इसका संस्करण था। मतलब इसका एक पहले आयोजन हो चुका है काशी तमिल संगमम का, तो इसका दूसरा संस्करण था। अगला देखिए जो प्रथम संस्करण था वो जो वर्ष 2022 में हुआ था, ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। मतलब जो पहला तमिल संगमम था वो 2022 में हुआ था। ये जो 2023 में हुआ है ये द्वितीय संस्करण था और ये वाराणसी में हुआ है। अब इसमें देखिए अगला पॉइंट दिया हुआ है 17 दिसंबर 2023 को नमो घाट जो वाराणसी में है, इस कार्यक्रम का उद्घाटन वहाँ पे नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। इस अवसर पर ध्यान दीजिएगा प्रधानमंत्री ने थिरुकुरल, मणिमेकलाई और अन्य उत्कृष्ट जो तमिल साहित्य हैं का बहुभाषा और ब्रेल अनुवाद जारी किया हुआ है। तो ये अनुवाद जो ब्रेल अनुवाद था उन्होंने यहाँ पे जारी किया हुआ है। इसके अतिरिक्त देखिए इस अवसर पर ही कन्याकुमारी वाराणसी तमिल संगमम ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। तो इस दौरान ये भी कार्य वहाँ पे किया गया। इसके अतिरिक्त देखिए जो ये आयोजन है वो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा इन मंत्रालयों के साथ मिलकर इस कार्यक्रम को स्टार्ट किया गया है। इनमें देखिए और कौन कौन मंत्रालय हैं, तो इनमें है संस्कृति मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय, रेल मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण, सूचना और प्रसारण मंत्रालय। तो ये सब जो सारे मंत्रालय हैं तथा उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा इसमें एक मंत्रालय नहीं है, इसमें बहुत सारे मंत्रालय हैं शामिल हैं। तो ये सब मंत्रालय इसमें शामिल थे। अब अगला इसी में देख लेते हैं। इस कार्यक्रम के लिए तमिलनाडु में IIT मद्रास को और उत्तर प्रदेश में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को कार्यान्वयन एजेंसी नामित किया गया है। तो इसमें देखिए कौन से कार्यान्वयन एजेंसी हैं, तो IIT मद्रास है और उत्तर प्रदेश का जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, जिसको BHU कहते हैं, ये इसमें कार्यान्वयन एजेंसी है। अगला देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है स्वर वेद महामंदिर का उद्घाटन। अब इसको देख लेते हैं ये क्या है।
तो देखिए 18 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में ही स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन किया है। देखिए जो मंदिर है वो 7 मंजिला स्वरवेद महामंदिर है और इसकी ऊंचाई देखा जाए तो ये है 180 फीट। इसके अतिरिक्त इसमें देखिए इस महामंदिर में जो ये महामंदिर है इसमें की जो संगमरमर की दीवारें हैं उस पर स्वरवेद के 4000 दोहे लिखे गए हैं। अब स्वरवेद क्या है अभी हम लोग उसको बाद में देखेंगे ही। देखिए अगला पॉइंट इसमें कह रहा है इसके अतिरिक्त इस मंदिर में वेद, उपनिषद, रामायण, गीता और महाभारत आदि ग्रंथों के भी संदेश चित्रों के जरिए इसमें उकेरे गए हैं। अब देखिए जो स्वरवेद महामंदिर है ये महर्षि सदाफल देव की शिक्षाओं एवं उनके उपदेशों का प्रतीक है। तो ध्यान दीजिएगा ये किससे रिलेटेड है स्वरवेद महामंदिर, तो ये महर्षि सदाफल की जो शिक्षाएं हैं उनसे रिलेटेड या उनकी प्रतीकों के स्मरण में ये मंदिर को बनाया गया है। अब देख लेते हैं इस मंदिर को विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र जिसको हम लोग कहते हैं वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर कहा जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा इसको क्या कहा जा रहा है, इसको विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र कहा जा रहा है। अब स्वरवेद के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए स्वरवेद एक आध्यात्मिक ग्रंथ है जो विहंगम योग संस्था के प्रणेता जिनका नाम था संत सदाफल देव जी महाराज, इन्हीं के द्वारा ये लिखा गया है। तो ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्या है ये स्वरवेद क्या है, एक आध्यात्मिक ग्रंथ है जो कि विहंगम जो योग संस्थान है उसके जो प्रणेता थे जिनका नाम था संत सदाफल, इन्हीं के द्वारा ये लिखा गया था। अब आइए अगला करंट अफेयर्स देख लेते हैं, अगले में क्या दिया हुआ है। तो देखिए अगला है लेक क्वीन क्रूज। अब क्रूज के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए 15 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री ने गोरखपुर स्थित रामगढ़ ताल में, तो ध्यान दीजिएगा डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि रामगढ़ ताल कहाँ पे स्थित है, तो ये गोरखपुर में है। इसी में लेक क्वीन क्रूज का लोकार्पण किया गया। इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त यह जो क्रूज है वो 2 मंजिला है। तो याद रखिएगा ये 2 मंजिला क्रूज है। इसके अतिरिक्त देखिए उत्तर प्रदेश में इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी जिसको हम लोग कहते हैं अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के गठन के माध्यम से राप्ती, सरयू, यमुना, गंगा आदि नदियों में भी क्रूज की सेवा को बढ़ावा दिया जाएगा। तो ये ध्यान दीजिएगा जो लेक क्वीन क्रूज है इसको गोरखपुर में रामगढ़ ताल में इसका लोकार्पण किया गया है। अब अगला देख लेते हैं, अगला है 42वां रामायण मेला। इसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए 14 दिसंबर 2023 को अयोध्या में 42वें रामायण मेले का शुभारंभ किया गया। इस मेले का देखिए जो समापन था वो 19 दिसंबर 2023 को हुआ। इसके अतिरिक्त देखिए उत्तर प्रदेश सरकार और रामायण मेला समिति के सहयोग से प्रतिवर्ष इस मेले का आयोजन किया जाता है। अब अगला इसी में देख लेते हैं। अयोध्या में रामायण मेला की जो शुरुआत है वर्ष 1982 में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीपति मिश्र के द्वारा प्रारंभ की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है रामायण क्रूज सेवा। इस क्रूज के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने अयोध्या में शीघ्र ही शुरू होने वाली रामायण क्रूज सेवा के कार्यान्वयन के लिए आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की है। मतलब जो ये रामायण क्रूज है अभी ये स्टार्ट नहीं हुआ है, ये कैसे चलेगा इसकी समीक्षा के लिए एक यहाँ पे मंत्री स्तरीय बैठक हुई है जिसकी अध्यक्षता की है डॉक्टर मनसुख मांडविया ने। अब इसमें देख लेते हैं। यह कह रहा है यह उत्तर प्रदेश के अयोध्या में सरयू नदी पर पहला लग्जरी क्रूज सेवा होगा। तो ध्यान दीजिएगा पहला लग्जरी क्रूज सेवा कौन सी है, तो ये है रामायण क्रूज सेवा। अगला देख लेते हैं। अगले में कह रहा है उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण। अब इसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए नवंबर 2023 में उत्तर प्रदेश विधानसभा द्वारा उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण विधेयक 2023 को पारित किया गया है। अब इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य यह है कि उत्तर प्रदेश जो अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण है इसका गठन किया जाए। साथ ही साथ देखिए इसमें जो ये प्राधिकरण होगा इसमें अध्ययन के लिए मुख्यमंत्री ने या तो परिवहन मंत्री को नामित इसमें करेंगे या फिर अंतर्देशीय जलमार्ग, पोत परिवहन एवं नेविगेशन, पत्तन और समुद्री मामलों का कोई अगर इस विषय से कोई संबंधित होगा, इस विषय का कोई जानकार है या विशेषज्ञ होगा तो उस व्यक्ति को भी इसमें नियुक्त किया जाएगा। मतलब ये प्राधिकरण जो होगा उसमें या तो फिर कह रहा है परिवहन मंत्री होंगे या तो कोई जो इस क्षेत्र का विशेषज्ञ होगा उसको इसमें शामिल किया जाएगा। इसके अतिरिक्त देखिए उत्तर प्रदेश में गंगा, यमुना एवं अन्य प्रमुख नदियों में कुल 11 राष्ट्रीय जलमार्ग हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। कितने जो राष्ट्रीय जलमार्ग हैं, तो 11 राष्ट्रीय जलमार्ग हैं। कहाँ कहाँ पे हैं, तो गंगा, यमुना और जो अन्य नदियाँ हैं उत्तर प्रदेश की वहाँ पे कुल 11 राष्ट्रीय जलमार्ग हैं। अगला देख लेते हैं। अगला है पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र। ये कहाँ पे है, तो देखिए उत्तर प्रदेश का जो सहारनपुर है यहाँ पे दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी। यह देश का पहला ऐसा केंद्र होगा, मतलब जो सहारनपुर में बनेगा वो देश का पहला ये केंद्र होगा। इसके अतिरिक्त देखिए इसमें कह रहा है यह केंद्र सहारनपुर स्थित IIT रुड़की के परिसर में स्थापित किया जाएगा।
इसका उद्देश्य क्या है? तो ये देखिए, यह केंद्र 5G को कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, इससे ये संबद्ध करेगा और जो 6G है उसको लॉन्च करने पर तथा शोध संचालित करेगा। मतलब जो 6G है इसको कैसे लॉन्च करना है, इस पे भी ये शोध करेगा। अगला देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है जीआई टैग के संदर्भ में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान दीजिएगा। तो देखिए कह रहा है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के 4 और उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया। इस प्रकार जो उत्तर प्रदेश है वो दूसरे स्थान पर आ गया है जीआई टैग के मामले में। अब ये 4 से जो 4 नए उत्पाद हैं जिनको जीआई टैग मिला है, इनके नाम देख लेते हैं। तो देखिए इसमें पहला है बागपत होम फर्निशिंग, दूसरा है अमरोहा ढोलक, थर्ड है कालपी का जो हस्तनिर्मित कागज़ है, और फोर्थ है बाराबंकी का जो हैंडलूम है। इसी के साथ कह रहा है उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जीआई टैग प्राप्त करने के संदर्भ में दूसरे स्थान पर आ गया है। मतलब पूरे देश में दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश जीआई टैग के प्राप्त के मामले में। देखिए अगर पूछा जाए जो पहला स्थान है वो किसको मिला है, तो वो है तमिलनाडु, जिसको सर्वाधिक जीआई टैग प्राप्त हुए हैं। अब अगर जो बागपत होम फर्निशिंग है उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो देखिए बागपत जनपद होम फर्निशिंग कामों के लिए पूरे देश में विख्यात है। यहाँ पे चादरें, गद्दे, तौलिए, तकिए, ये सब जो उत्पाद हैं यहाँ पे तैयार किए जाते हैं। अब जो दूसरा जिसको जीआई टैग मिला है वो है अमरोहा ढोलक, इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए अमरोहा ढोलक एवं अन्य वेटिंग वाद्य यंत्रों के निर्माण के लिए जो अमरोहा है वो प्रसिद्ध है। यह देखिए इन यंत्रों को खोखले ब्लॉक्स के निर्माण के लिए आम व शीशम की लकड़ी का उपयोग किया जाता है। उसके बाद में पशुओं के चमड़े से मढ़ा जाता है। मतलब जो ढोलक होती है, देखा भी होगा आप लोगों ने, पहले वो खोखला होती है, उसके बाद उसको चमड़े से गढ़ा जाता है। तो ये है अमरोहा, जो कि वाद्य यंत्रों के लिए काफ़ी विख्यात है। अगला देख लेते हैं, अगले में कह रहा है कालपी का हस्तनिर्मित कागज़, इसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए अपशिष्ट कागज एवं कपड़े से हस्तनिर्मित कागज बनाना कालपी की प्रमुख शिल्प कला है। अगला देखिए जो बाराबंकी का हैंडलूम है, इसके बारे में। तो बाराबंकी जनपद हैंडलूम के जरिए कपड़ा बनाने के लिए विख्यात है। अगला इसी में देख लेते हैं। देखिए जीआई टैग की बात चल रही थी, इसमें दिया हुआ है कांगड़ा चाय के बारे में। तो देखिए जो कांगड़ा चाय है इसको पहले भी जीआई टैग मिल चुका है, लेकिन देखिए इसको अप्रैल 2023 में यूरोपियन आयोग के द्वारा भारत की अनूठी कांगड़ा चाय के लिए संरक्षित भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है। कौन सा भौगोलिक संकेतक मिला है? तो संरक्षित भौगोलिक संकेतक दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? यूरोपियन आयोग के द्वारा। उल्लेखनीय है कि देखिए मार्च 2023 में यूरोपियन आयोग द्वारा इस चाय के लिए संरक्षित भौगोलिक संकेतक प्रदान करने की अधिसूचना जारी की गई थी, जो 11 अप्रैल 2023 से प्रभावी हुई है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर पूछा जाए किसको जो है वो यूरोपीय आयोग के द्वारा संरक्षित भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है, तो वो प्रदान किया गया है कांगड़ा चाय को। कांगड़ा चाय देखिए होती कहाँ पे है ये? तो कांगड़ा चाय बेसिकली ये होती है हिमाचल प्रदेश में। तो देखिए कह रहा है जो कांगड़ा चाय है जो हिमाचल प्रदेश में है, इसको 2005 में भारतीय जीआई टैग भी प्रदान किया गया था। मतलब जीआई टैग तो इसको ऑलरेडी प्रदान किया गया था, लेकिन यूरोपीय आयोग के द्वारा इसको संरक्षित भौगोलिक संकेतक भी प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अयोध्या से रिलेटेड। देखिए इसमें कह रहा है उत्तर प्रदेश के इस ज़िले में राम की जो पैड़ी है वहाँ पे विभिन्न घाटों पर दीपोत्सव 2023 के अवसर पर 22,23,000 दीप प्रज्वलित कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया गया है। कितने दीपक जलाए गए हैं? 22,23,000 दीप यहाँ पे जलाए गए हैं। इसके अतिरिक्त देखिए इस ज़िले में भारतीय मंदिर वास्तुकला संग्रहालय की भी स्थापना की जाएगी। इसके अतिरिक्त कह रहा है अयोध्या शोध संस्थान वर्ष 1986 में स्थापित था, को विस्तार देते हुए अंतर्राष्ट्रीय अयोध्या रामायण एवं वैदिक शोध संस्था के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है। मतलब जो अयोध्या शोध संस्थान था उसको विकसित करने का भी डिसीजन लिया गया है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। अगला क्या है? देखिए इसी में कह रहा है जो अयोध्या से रिलेटेड न्यूज़ थी, इसी में कह रहा है मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश की अयोध्या जी तीर्थ विकास परिषद के गठन का भी प्रस्ताव पारित किया गया है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है सौम्या माथुर के बारे में। इनके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए 1 नवंबर 2023 को सौम्या माथुर ने पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक के रूप में पदभार ग्रहण किया हुआ है। इनके बारे में देखिए ये कह रहा है वे पूर्वोत्तर रेलवे, जिसको नॉर्दर्न ईस्ट रेलवे कहते हैं, ईस्टर्न रेलवे कहते हैं, की पहली महिला महाप्रबंधक हैं। तो इनका नाम याद रखिएगा, इनका नाम है सौम्या माथुर। उल्लेखनीय है कि पूर्वोत्तर रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये गोरखपुर में है। ये भी ध्यान दीजिएगा, स्टैटिक जीके है। तो पूर्वोत्तर रेलवे का जो जोन है वो कहाँ पे इसका मुख्यालय गोरखपुर में है। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रदेश में जनजातीय संग्रहालय ये कहाँ पे बनाया गया है? तो देखिए 31 अक्टूबर 2023 को प्रदेश सरकार द्वारा प्रदत्त स्वीकृति के अनुसार उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और महाराजगंज जो जिला है वहाँ पे जनजातीय संग्रहालय की स्थापना की जाएगी। तो कहाँ कहाँ की जाएगी?
मिर्ज़ापुर में, सोनभद्र में, महाराजगंज में। इन 3 जिलों में जो है जनजातीय संग्रहालय वो बनाए जाएंगे। अगला इसी में कह रहा है मिर्ज़ापुर के जो अतरौला पांडे ग्राम है वहाँ बनाया जाएगा। सोनभद्र का जो ग्राम है मारकुंडी और महाराज के जो कुनसेरवा ग्राम है वहाँ पे ये संग्रहालय स्थापित किए जाएंगे। तो 3 जगहों पर ये सब संग्रहालय जो जनजातीय संग्रहालय हैं उत्तर प्रदेश में वो बनाए जाएंगे। अगला देख लीजिए, अगले में कह रहा है 3 नए राज्य विद्यालय, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो देखिए 31 अक्टूबर 2023 को उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में संशोधन किए जाने की अनुमति प्रदान की। इसके अतिरिक्त देखिए इसमें प्रस्तावित है इस संशोधन के माध्यम से राज्य में 3 नए विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाएगी। ये 3 विश्वविद्यालय कौन कौन से हैं ध्यान दीजिएगा, कहाँ पे है और इनका नाम क्या है। तो देखिए पहला है जो गोंडा में होगा, इसका नाम होगा माँ पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय। दूसरा होगा जो मिर्ज़ापुर में बनेगा, इसका नाम होगा माँ विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय। और तीसरा होगा जो मुरादाबाद में बनेगा, इसका नाम होगा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय। तो ये 3 जो विश्वविद्यालय होंगे वो बनाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त देखिए उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2019 में भी संशोधन किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस संशोधन के क्या होगा, इस संशोधन के माध्यम से मथुरा में SKS अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएंगे। अब जो ये प्राइवेट विश्वविद्यालय बनेंगे, निजी कह रहा है प्रदान किए गए हैं, ये 4 नए निजी विश्वविद्यालय कौन कौन से होंगे इनको भी देख लेते हैं। तो देखिए 10 नवंबर 2023 को मुख्य सचिव जिनका नाम है दुर्गा शंकर मिश्र, इनकी अध्यक्षता में गठित एक उच्च स्तरीय समिति ने प्रदेश में 4 नए निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना को मंजूरी दी है। ये विद्यालय कौन से होंगे, तो पहला होगा KD विश्वविद्यालय जो कि मथुरा में बनेगा। दूसरा है गांधी विश्वविद्यालय जो कि झांसी में बनेगा। तीसरा है अजय कुमार गर्ग विश्वविद्यालय गाजियाबाद में बनेगा। और चौथा है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय जो कि उन्नाव में बनेगा। नाम है इसका चंडीगढ़ लेकिन बनेगा ये उन्नाव में। तो ये 4 नए विश्वविद्यालय जो निजी विश्वविद्यालय होंगे ये भी बनाए जाएंगे। अब अगला देख लेते हैं, अगला है लखनऊ से रिलेटेड। तो देखिए इसमें कह रहा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा राज्य की राजधानी जो है लखनऊ है वहाँ पे नौसेना शौर्य संग्रहालय का निर्माण कार्य परियोजना और भूमि पूजन का शिलान्यास किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, पूछा जाएगा क्वेश्चन कि जो उत्तर प्रदेश है उसमें कहाँ पे नौसेना शौर्य संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा, तो वो किया जाएगा लखनऊ में। इसी में कह रहा है यह संग्रहालय आदि गंगा गोमती नदी के तट पर बनाया जाएगा। इसमें देखिए कह रहा है INS गोमती इस संग्रहालय का हिस्सा होगा। अगला देख लेते हैं, अगला क्या है, अगले क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पे दिया हुआ है, इसी में कह रहा है लखनऊ से रिलेटेड ये भी न्यूज़ है उसी में। इसमें कह रहा है केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा उत्तर प्रदेश की राजधानी में अमृत महोत्सव के तहत 50,000 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने हेतु समर्थ अभियान का भी शुभारंभ किया है। ये कब किया था, 25 मई 2023 को। तो ये भी बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब आइए अगला देख लेते हैं, गोरखपुर की न्यूज़ है, इसमें क्या दिया हुआ है। इसमें कह रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा जिले में प्रस्तावित पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय के निर्माण के संबंध में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का अवलोकन। इसमें क्या किया गया है, तो ध्यान दीजिए, अगर पूछा जाए यहाँ पे क्वेश्चन कि पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय कहाँ पर बनेगा, तो ये बनेगा गोरखपुर में। अब इसमें क्या क्या एडिशनल जानकारियाँ इनको भी देख लेते हैं। तो देखिए कह रहा है यह पशु जो चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय होगा वो मथुरा के पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान जो है उससे ये संबंध होगा, मतलब उससे ये एफिलेटेड होगा। इसके अतिरिक्त कह रहा है इसी में यह महाविद्यालय जो होगा पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बिहार और जो पड़ोसी देश नेपाल है वहाँ के जो पशुपालकों हैं उनके लिए सर्वथा उपयोगी होगा। मतलब ये उत्तर प्रदेश के लिए तो उपयोगी होगा ही होगा, साथ ही साथ पश्चिमी बिहार और जो पड़ोसी देश नेपाल है उसके जो पशुपालक हैं उनके भी लिए ये उपयोगी होगा। अब अगला देखिए कौशाम्बी से क्या है। तो देखिए इसमें कह रहा है उत्तर प्रदेश के इस जिले में भगवान बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा को स्थापित किया जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, कहाँ पे स्थापित की जाएगी भगवान बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा, ये किया जाएगा उत्तर प्रदेश का जो कौशाम्बी जिला है वहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है मिशन महिला सारथी, इसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा अयोध्या जिले में इस मिशन का शुभारंभ किया गया है। कब किया गया था, 22 अक्टूबर 2023 को। इसके तहत क्या किया गया है, तो इसके तहत मुख्यमंत्री ने 51 साधारण जो BS6 बसें हैं उनको हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। अगला इसी में कह रहा है इसी के तहत इस मिशन के चौथे चरण के अंतर्गत शुरू किए गए इस मिशन के तहत उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में
चालक और जो परिचालक होंगी वो महिलाएं होंगी। मतलब जो ये बस सेवा स्टार्ट हुई है जिसका नाम है मिशन महिला सारथी, तो इसके तहत 51 जो हैं BS6 वाली बसें इनको स्टार्ट किया गया है, जिनमें क्या होंगी, जो इसमें चालक होंगे और परिचालक होंगे, मतलब जो बस के ड्राइवर होंगे, जो बस के कंडक्टर होंगे, वो दोनों महिलाएं होंगी। ये किस मिशन के तहत स्टार्ट किया गया है? इस मिशन का नाम है मिशन महिला सारथी। अगला देख लेते हैं, अगला क्या है। तो देखिए अगला है आनंदा डेयरी के बारे में। तो देखिए जो आनंदा डेयरी है भारत की, इसके अतिरिक्त जो अमेरिया पजोरा है और BH एम्ब्रियोस है, बेसिकली ये सब क्या है, ये दोनों अलग अलग कंपनियां हैं एक ही देश की। तो देखिए जो आनंदा डेयरी है और ये दोनों जो कंपनियां हैं इनके मध्य समझौता हुआ है। अब इसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं योगी आदित्यनाथ जी ने, इन्होंने ब्राज़ील के राजदूत जिनका नाम है केनेथ नोब्रेगा, इन्हीं की उपस्थिति में लखनऊ में इन तीनों कंपनियों के मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया हुआ है। इस समझौते में हुआ क्या है? तो देखिए कि ये जो समझौता ज्ञापन है ये उत्तर प्रदेश में दुधारू पशुओं के पोषण एवं प्रजनन में उपयोग की जाने वाली उन्नत तकनीकी के माध्यम से दूध उत्पादन में वृद्धि का मार्ग ये प्रशस्त करेगा। सीधा सा इसका मतलब ये है कि ये दूध के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ये समझौता किया गया है। किसके साथ किया गया है? ये किया गया है ब्राज़ील के साथ। तो जो दोनों हम लोगों ने ऊपर अभी कंपनियां देखी थी, ध्यान दीजिएगा, इनका नाम है अमेरिया पजोरा और जो BH एम्ब्रियोस है, ये दोनों ब्राज़ील की कंपनियां हैं। देखिए अगला इसी में दिया हुआ भी है, जो अमेरिया पजोरा और BH एम्ब्रियोस हैं, ये ब्राज़ील की दो बड़ी कंपनियां हैं। इसका उद्देश्य ये है कि दूध का उत्पादन किस प्रकार से बढ़ाया जाए, इसी के लिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश में इसने समझौता किया हुआ है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान। इसके बारे में देखिए, इसमें कह रहा है उत्तर प्रदेश में छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने हेतु पावर एंजल और बाल संसद के नेतृत्व में इस अभियान को शुरू किया गया है। इसमें देखिए बताया क्या गया है, तो इस अभियान का विषय है लैंगिक समानता और देखभाल और समर्थन पर ये केंद्रित है। अगला देख लीजिए, अगले में कह रहा है पहला सोलर एक्सप्रेस वे। इसके तो देखिए जो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे है को उत्तर प्रदेश के पहले सोलर एक्सप्रेस वे के रूप में विकसित किया जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, पहला सोलर एक्सप्रेस वे कौन सा है, तो वो है बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे। अगला देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए इसी में कह रहा है जो ये बुंदेलखंड एक्सप्रेस है, ये एक्सप्रेस वे जो होगा वो सार्वजनिक निजी भागीदारी जिसको PPP कहते हैं, इस मॉडल के तहत सरकार सोलर प्लांट्स की स्थापना इस पर करेगी, जिसके माध्यम से 550 मेगावाट सौर विद्युत उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अगला देखिए, अगला है बरेली से रिलेटेड क्या न्यूज़ है, इसमें देख लेते हैं। तो देखिए इसमें कह रहा है परिषदीय विद्यालयों में स्मार्ट कक्षाओं के संचालन में उत्तर प्रदेश का पहला जिला। तो ध्यान दीजिएगा जो बरेली है उसमें कह रहा है कि जो स्मार्ट कक्षाओं का संचालन होता है, स्मार्ट कक्षाओं के संचालन में ये उत्तर प्रदेश का पहला जिला बन गया है। कौन सा है? ये बरेली जिला है। अब इसमें क्या क्या और जानकारियाँ इनको भी देख लेते हैं। तो देखिए कह रहा है उत्तर प्रदेश में इस शहर में नॉर्थ कॉरिडोर भी विकसित किया जाएगा। कौन सा कॉरिडोर भी विकसित किया जाएगा? नॉर्थ कॉरिडोर इसमें विकसित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त देखिए जो ये नॉर्थ कॉरिडोर होगा, इसका निर्माण वाराणसी के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और अयोध्या की राम जन्मभूमि की तर्ज पर होगा। साथ ही साथ ये कॉरिडोर जो होगा अलखनाथ मंदिर, मणिनाथ, तपेश्वरनाथ, धोपेश्वरनाथ, पशुपतिनाथ और बनखंडीनाथ मंदिरों को जोड़कर ये बनाया जाएगा। तो मतलब एक तरह से कह सकते हैं जो नाथ संप्रदाय से रिलेटेड है जगह हैं, उन सारी जगहों को ये जोड़ेगा। जिस प्रकार से देखिए जो अयोध्या में बनाए गए हैं कॉरिडोर, जो राम जी से संबंधित जगह हैं उनको जोड़ा गया है, उसी प्रकार से नॉर्थ कॉरिडोर जो होगा वो बरेली में बनाया जाएगा और इन जगहों को उसमें जोड़ा जाएगा। अब अगला देखिए, अगला है उन्नाव से रिलेटेड न्यूज़। तो इसमें कह रहा है उत्तर प्रदेश के इस जिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिनका नाम है राजा राव रामबख्श सिंह की अश्वारोही प्रतिमा का अनावरण किया गया है। कहाँ पे किया गया है? उन्नाव में किया गया है। अगला देखिए, अगला है भदोही से रिलेटेड न्यूज़ है। इसमें कह रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उत्तर प्रदेश में इस कालीन शहर में 4 दिवसीय 45वें अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेले का शुभारंभ किया गया। तो कालीन नगरी कौन सी कहलाती है? कह सकते हैं उसको कालीन के लिए काफ़ी विख्यात है, तो ये है भदोही। अगला देखिए इसी में कह रहा है यह कारपेट एक्सपो मार्ट कालीन निर्यात संवर्धन परिषद एवं भदोही जिला प्रशासन द्वारा 8 से 11 अक्टूबर 2023 के मध्य आयोजित किया गया है। तो ये जो एक्सपो हुआ है ये इस दौरान आयोजित किया गया है। इसी में मुख्यमंत्री ने कारपेट बेल्ट में निर्मित कालीनों की विशिष्ट पहचान के लिए ब्रांड कालीन का भी लोकार्पण किया है। अगला देखिए, अगला है गाजियाबाद की न्यूज़ है। इसमें कह रहा है उत्तर प्रदेश के इस शहर में स्थित जो हिंडन वायु स्टेशन है वहाँ पे अपनी पहली तरह का ड्रोन प्रदर्शनी सह प्रदर्शन जिसका नाम है भारत ड्रोन शक्ति 2023 यहाँ पे आयोजित किया गया है। तो पूछा जा सकता है कि भारत ड्रोन शक्ति 2023 कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है गाजियाबाद में।
अब इसमें क्या क्या हुआ ये भी देख लेते हैं। तो देखिए जो इसका आयोजन है भारतीय वायुसेना और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। साथ ही साथ इस प्रदर्शनी के उद्घाटन के बाद पहले सी जो 2295 MW परिवहन विमान था को भारतीय वायुसेना में औपचारिक रूप से शामिल किया गया है। साथ ही साथ यह विमान जो HS748 है एवरो विमान की ये जगह लेगा। मतलब पहले जो ये विमान चलता था इसका नाम था HS748 एवरो, अब इसकी जगह इस विमान ने जगह ली है, इसका नाम है C295 MW। तो इस विमान ने इसकी जगह ली हुई है। इसी में कह रहा है अगला पॉइंट है, इसी में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया द्वारा उत्तर प्रदेश में स्थित इस शहर में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण जिसको FSSAI कहते हैं, इसके लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र का भी उद्घाटन किया गया है। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे उद्घाटित किया गया है, तो ये भी उद्घाटित किया गया है गाजियाबाद में। अगला देख लेते हैं, अगला है वाराणसी के बारे में। तो देखिए इसमें कह रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अपने इस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में 1115 करोड़ रुपए की लागत से बने 16 अटल आवासीय विद्यालयों का लोकार्पण किया है। कहाँ पे किया है, ये किया है वाराणसी में। अगला देख लेते हैं अगला क्या दिया हुआ है। तो देखिए इसी में कह रहा है जो ये वाराणसी में ये इसका उद्घाटन हुआ है, इसी में कह रहा है प्रधानमंत्री ने गंजारी, ध्यान दीजिए, प्रधानमंत्री ने गंजारी राजा तालाब में लगभग 450 करोड़ रुपए की लागत से 30 एकड़ से अधिक क्षेत्र में बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का भी शिलान्यास किया है। इसके अतिरिक्त देखिए जो ये स्टेडियम होगा 30,000 दर्शकों की क्षमता वाला यह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम देश का पहला स्टेडियम होगा जिसके भवन व डिजाइन में भगवान शिव और काशी की नगरी की झलक को देखने को मिलेगा। तो ये बात भी ध्यान दीजिएगा। अब इसी में अगला पॉइंट दिया हुआ, इसमें कह रहा है उत्तर प्रदेश स्थित इस शहर में तेलुगु भाषी लोगों का प्रसिद्ध पुष्करालु उत्सव आयोजित किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा जो पुष्करालु उत्सव है वो कहाँ पे आयोजित किया जाता है, तो वो भी वाराणसी में आयोजित किया जाता है। इस उत्सव को देखिए गंगा पुष्करम के नाम से भी जाना जाता है, जो भारत की 12 पवित्र नदियों की पूजन करने हेतु ये समर्पित है। अगला देख लेते हैं, अगले क्वेश्चन है बंधन योजना, इसके बारे में देखिए। तो जो बंधन योजना है इसमें कह रहा है उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा प्रदेश में सांस्कृतिक, पौराणिक, धार्मिक एवं ऐतिहासिक महत्व के स्थलों पर अवस्थापना तथा अन्य सुविधाओं के विकास हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रारंभ की जा रही है। इस योजना हेतु विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किए जाने से संबंधित प्रस्ताव अनुमोदित हुए हैं। अगला देख लेते हैं, अगला है विजयपुर औरैया फूलपुर पाइपलाइन परियोजना, इसके बारे में देखते हैं। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस परियोजना का लोकार्पण किया गया है। ये जो परियोजना होगी इसके तहत 352 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन का निर्माण 1750 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा ये पाइपलाइन कौन सी है, तो इसका नाम है विजयपुर औरैया फूलपुर पाइपलाइन, जिसकी लंबाई होगी 352 किलोमीटर। अगला देखिए, अगला है रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन लैब, ये कहाँ पे बना है, तो इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय सचिव जिनका नाम है एस कृष्णन, इन्होंने गोरखपुर में इस लैब का उद्घाटन किया है। तो रोबोटिक प्रोसेस जो ऑटोमेशन है उसका उद्घाटन किया गया है गोरखपुर में। अब इसके बारे में देख लीजिए। तो जो ये लैब होगा इसका निर्माण इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित फ्यूचर स्किल प्राइम परियोजना के अंतर्गत किया गया है। साथ ही साथ कह रहा है इस परियोजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में अपनी तरह की ये पहली लैब है या प्रयोगशाला है। अगला देखिए, अगला है अत्याधुनिक क्वांटम प्रौद्योगिकी समर्थित हरित हाइड्रोजन उत्पादन। अब इससे क्या है ये देख लेते हैं। तो देखिए इसमें कह रहा है वाराणसी विश्वविद्यालय में इसका उद्घाटन किया गया है। कब किया गया है, 11 अक्टूबर 2023 को। यह प्रौद्योगिकी क्या करेगा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की ग्रीन केपलरेट टीम, जो उसका नाम है ग्रीन केपलरेट टीम द्वारा ये विकसित की गई है। क्या नाम है इसका, तो ये है अत्यधिक क्वांटम प्रौद्योगिकी समर्थित हरित हाइड्रोजन। किसने बनाया है, तो ये बनाया गया है या विकसित किया गया है वाराणसी विश्वविद्यालय के द्वारा। अगला देख लेते हैं, अगले में क्या कह रहा है, आगरा से रिलेटेड न्यूज़ है। इसमें कह रहा है उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा इस शहर में अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र की शाखा खोले जाने का प्रस्ताव को मंजूरी दी है। मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र होगा वो शाखा इसकी खुलेगी आगरा में। अगला देखिए प्रयागराज से क्या है रिलेटेड। देखिए इसमें कह रहा है उत्तर प्रदेश के इस शहर में वायु सेना दिवस परेड और वायु प्रदर्शन फ्लाई पास्ट का आयोजन किया गया है। अगला देख लेते हैं, अगला क्या है, तो देखिए अगला है नंदिनी कृषक समृद्धि योजना, इसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में मवेशियों की नस्लों में सुधार और दूध की उत्पादन को बढ़ाने हेतु नंद बाबा मिशन के हिस्से के रूप में इस योजना की शुरुआत की गई है। कब की गई, सितंबर 2023 में। इसके तहत क्या होगा, तो इस योजना के पहले चरण में सरकार ने 25 दुधारू गायों की 35 इकाइयाँ स्थापित करने वाले
लाभार्थियों को सब्सिडी प्रदान करेगी ये। इसके तहत देखिए जो सब्सिडी होंगी वो 3 चरणों में दिए जाएंगे। गायों की खरीद पर, उनके संरक्षण के लिए और उनके रखरखाव के लिए ये प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त देखिए प्रारंभिक चरण में ये योजना जो होगी प्रदेश के 10 मंडल मुख्यालयों में होगी, जिनमें अयोध्या, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, झांसी, मेरठ, आगरा और बरेली में ये लागू होगी। अगला है आकांक्षी नगर योजना। इसमें कह रहा है उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा वित्तीय वर्ष 23-24 में इस योजना को प्रारंभ किया गया है, या इसका योजना के लिए क्रियान्वयन हेतु ये तैयार किया गया है दिशा निर्देश। इसमें कह रहा है उसका उद्देश्य ये है कि वर्तमान में संचालित सरकारी योजनाओं को नियोजित शहरी विकास हेतु अच्छे ढंग से लागू करते हुए त्वरित प्रगति एवं सतत विकास की प्राप्ति करना। अगला देखिए, अगले में कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय मंदिर कन्वेंशन एंड एक्सपो 2023, इसके बारे में है। तो देखिए वाराणसी उत्तर प्रदेश में ये आयोजित हुआ है। क्या आयोजित हुआ है? जो अंतर्राष्ट्रीय मंदिर कन्वेंशन एंड एक्सपो हुआ है वो वाराणसी में आयोजित हुआ है। कब हुआ है? तो 22 से 24 जुलाई 2023 को। अगला है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग जो है विधेयक 2023, इसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए इसमें कह रहा है उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा इस विधेयक का प्रारूप अनुमोदित किया गया है। कब किया गया? 1 अगस्त 2023 को। इस विधेयक में देखिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा जो चयन आयोग है के गठन का प्रस्ताव किया गया है। साथ ही साथ देखिए यह आयोग जो होगा एक निगमित निकाय होगा जिसका मुख्यालय प्रयागराज में होगा, और इस आयोग में कहा जा रहा है कि उच्च शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ जो विभाग होंगे, व्यावसायिक शिक्षा विभाग होंगे, श्रम विभाग होंगे, इनके शिक्षकों के चयन का कार्य नियमित, त्वरित, पारदर्शी एवं समय से ये किया जाए ताकि, तो इस उद्देश्य के साथ इसको जो ये आयोग है इसको बनाया जाएगा। अगला देखिए, अगला है गांडीव 5, इसके बारे में क्या है? तो देखिए पुलिस मुख्यालय लखनऊ में यह संयुक्त अभ्यास आयोजित किया गया। इसका आयोजन राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड जिसको NSG कहते हैं और उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा आतंकी घटनाओं से सफलतापूर्वक निपटने के लिए ये गांडीव 5 को जो युद्धाभ्यास है, एक तरह से कह सकते हैं संयुक्त अभ्यास है, इसका आयोजन लखनऊ में किया गया है। अगला देखिए, अगला है व्यापारी कल्याण दिवस। तो देखिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 19 जून को यह दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है। अगला देखिए नोएडा के बारे में क्या है, इससे न्यूज़। तो देखिए इसमें कह रहा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा भारत के पहले वैदिक थीम वाले पार्क, ध्यान दीजिएगा, जिसका नाम है वेद वन पार्क, इस शहर में ये उद्घाटन किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वैदिक थीम पार्क पूछा जा सकता है या वेद वन पार्क पूछा जा सकता है। इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? ये किया गया है उत्तर प्रदेश के नोएडा में। अगला देख लेते हैं, अगला क्या है? तो देखिए अगला है गोपाल दास नीरज स्मृति सम्मान, इसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान द्वारा 5 कवियों को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। अब इन कवियों का नाम देख लेते हैं और इनकी रचनाएं देख लेते हैं। तो देखिए पहले हैं, इनका नाम है पंकज प्रसून, इनकी है कविता, इनकी यह रचना है तब गीतों ने साथ निभाया, तो ये इनकी रचना है। दूसरे हैं डॉक्टर प्रभांशु कुमार, इनकी रचना है डॉक्टर प्रभांशु की कलम से काव्य संक्रांति, इनकी ये रचना है। तीसरे हैं, इनका नाम है निशा सिंह नवल, इनकी रचना है मैं निशा हूँ। अगला है कृष्ण कुमार कनक, इनकी है उलझता छबिजाल तुम्हारा, तो ध्यान दीजिएगा जो उलझाता छबिजाल तुम्हारा, इनकी ये रचना है। इसके अतिरिक्त वेदमित्र शुक्ला जो हैं, इनकी है रचना एक समंदर गहरा भीतर, तो ये इनकी रचनाएं हैं। तो इसी के लिए इनको इस पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। अगला देखिए, अगले में कह रहा है ओबराडी तापीय परियोजना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो देखिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2x800 मेगावाट, जिसको हम लोग कह सकते हैं 1600 मेगावाट, इस परियोजना की स्थापना एवं परियोजना लागत जो है इसकी 17,985.27 करोड़ रुपए का है। ये प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है। इस परियोजना की स्थापना जो होगी NTPC और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत निगम लिमिटेड के 50-50 अंशधारिता के संयुक्त उद्यम मेजा ऊर्जा निगम प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा की जाएगी। मतलब कहने का तात्पर्य है कि जो इसमें NTPC होगी और जो उत्तर प्रदेश की राज्य विद्युत निगम होगा, इसमें इसका अंशधारिता मतलब 50-50 इसमें जो इनका पैसा होगा वो खर्च किया जाएगा। इसके तहत देखिए इसमें किया ये जाएगा कि जो मेजा ऊर्जा निगम प्राइवेट लिमिटेड है द्वारा इस परियोजना के 70% अंश का जो वित्त पोषण है वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त कर, और शेष 30% जो अंश को होगा उसका वित्त पोषण जो NTPC और राज्य सरकार द्वारा 50-50 अनुपात में किया जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है पहला यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2023, इसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट लिमिटेड ग्रेटर नोएडा के सहयोग से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में आयोजित हुआ है।
इस ट्रेड शो का मुख्य उद्देश्य ये है कि राज्य में निर्मित उत्पादों और सेवाओं को प्रदर्शित करना। अगला देखिए, अगला में है क्वेश्चन, इसमें कह रहा है उत्तर प्रदेश जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय अध्यादेश 2023, इसके बारे में देखिए। इसमें कह रहा है उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा इस अध्यादेश के आलेख को स्वीकृति प्रदान की गई है। इस अध्यादेश में जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय को राज्य विश्वविद्यालय के रूप में प्रतिष्ठापित करने का प्रावधान है। अगला देखिए, अगले में कह रहा है ललितपुर, इसमें दिया हुआ है, इसमें कह रहा है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बुंदेलखंड में स्थित इस जिले में प्रदेश के पहले फार्मा पार्क की स्थापना को मंजूरी दी गई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रदेश का पहला फार्मा पार्क कहाँ में बनेगा, ये बनेगा उत्तर प्रदेश के ललितपुर ज़िले में। अगला देखिए, आजमगढ़ के बारे में क्या है, तो इसमें कह रहा है केंद्रीय मंत्री अमित शाह के द्वारा उत्तर प्रदेश के इस जिले में हरिहरपुर संगीत विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया। कहाँ पे किया गया, हरिहरपुर संगीत विश्वविद्यालय, ये किया गया है आजमगढ़ में। इसके अतिरिक्त देखिए, इसमें कह रहा है पद्म विभूषण पंडित छन्नूलाल मिश्र, अंबिका मिश्र और डॉक्टर मनोज कुमार मिश्र जैसे कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार हरिहरपुर घराना से संबंधित हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हरिहरपुर जो घराना है वो किससे रिलेटेड है, तो वो संगीत से रिलेटेड है। और इसके कुछ अन्य जो हैं लोग हैं उनमें देखिए जो छन्नूलाल मिश्र हैं, अंबिका मिश्र हैं और मनोज कुमार मिश्र हैं, ये इससे रिलेटेड है, मतलब इस घराने से ये संबंधित हैं। अगला देख लेते हैं, अगले में दिया हुआ है नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना, इसके बारे में देखिए। तो देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दुग्ध उत्पादों को डेयरी सहकारी समितियों के माध्यम से गांव में उचित मूल्य पर दूध बेचने को सुविधा प्रदान करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य यह है कि उत्तर प्रदेश को दुग्ध विकास और दुग्ध उत्पादन क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाना, तो इसका ये उद्देश्य है। अगला देखिए, अगला है उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना, इसके बारे में देखिए। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में इस योजना को शुभारंभ किया गया है। प्रारंभ में ये योजना जो थी ग्राम सभा में लागू की गई, बाद में यह शहरी क्षेत्रों में भी लागू इसको किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा, इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के सभी मूल निवासी जो मौजूदा समय में देश या विश्व में कहीं भी रह रहे हैं और अपने गांव या क्षेत्र विकास करने में सक्षम एवं इच्छुक हैं, इसके सहभागी बन सकते हैं। मतलब जो बाहर रह रहे हैं, अगर उनका मन है कि यहाँ पे आके वो विकास करें तो वो उसका ये पार्ट बन सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत लोगों को विकास कार्य परियोजनाओं की 60% धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी, जबकि ज़मीन व लागत की 40% धनराशि सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि जो बाहर हमारे यहाँ के लोग रह रहे हैं, यहाँ के आके वो यहाँ पे क्या करें, विकास कार्य योजनाओं में वो भागीदारी निभाएं। इसके अतिरिक्त देखिए, संबंधित विकास कार्य की शिलापट्टिका में दानदाता अपने पूर्वजों के सम्मान स्वरूप नामकरण भी कर सकते हैं। ये सब काम वो सब कर सकते हैं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है इसी में, उत्तर प्रदेश सरकार दक्षिण कोरिया के ग्योंगसांगवुक डो प्रांत के मध्य समझौता, मतलब जो उत्तर प्रदेश सरकार है दक्षिण कोरिया का जो ग्योंगसांगवुक डो प्रांत है इसके मध्य समझौता हुआ है। वो क्या समझौता है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो दोनों के मध्य समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुए हैं कब, 22 मई 2023 को। यह समझौता ज्ञापन प्रदेश के छात्रों को ग्योंगसांगवुक-डो में स्थित विश्वविद्यालय में पढ़ने हेतु प्रोत्साहित करेगा। जो ग्योंगसांगवुक-डो है, इसमें स्थित कंपनियों को उत्तर प्रदेश में अपने व्यवसाय को बढ़ाने, इस प्रांत में स्थित कंपनियों को कार्य करने हेतु उत्तर प्रदेश के कर्मियों को कोरिया भाषा की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए हस्ताक्षरित ये किया गया है। मतलब जो यहाँ के लोग हैं वो कोरिया जाके पढ़ सकते हैं, और यहाँ पे जो और सारी कंपनियां हैं उन पे कार्य करने के लिए जो उत्तर प्रदेश के कर्मी हैं वो कोरिया भाषा की शिक्षा को भी प्रोत्साहित करने के लिए इसको हस्ताक्षरित किया गया है। अगला देखिए, अगले में कह रहा है राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023। तो देखिए, 10 अप्रैल 2023 को 2 दिवसीय राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पे हुआ है, ये हुआ है लखनऊ में। अगला देखिए, अगला है स्कूल चलो अभियान 2023। तो देखिए, 1 अप्रैल 2023 को मुख्यमंत्री ने स्कूल चलो अभियान 2023 विशेष रोग संचारी नियंत्रण अभियान, इन दोनों का शुभारंभ किया है। इसके साथ ही एनसीईआरटी द्वारा विकसित स्कूल रेडिनेस कैलेंडर तथा शिक्षक मैनुअल का भी विमोचन इसी दौरान किया गया है। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने मिशन शक्ति के अंतर्गत बालिकाओं की आत्मरक्षा के गुण सिखाने हेतु रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया गया तथा आत्मरक्षा प्रशिक्षण मॉड्यूल का भी विमोचन किया गया है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में स्कूल चलो जो अभियान है उसका शुभारंभ जुलाई 2017 में किया गया था। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, अगले में कह रहा है, अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है जो इसी से रिलेटेड है। अगला पॉइंट है, इसमें कह रहा है
इसका उद्देश्य जो है उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित कक्षा 1 से 8 तक की जो विद्यालय में छात्र छात्राएं हैं उनको अधिकाधिक नामांकन में प्रोत्साहित करना, इसका भी ये उद्देश्य था स्कूल चलो अभियान का। अगला देखिए, अगला है रेशम कृषि मेला 2023, इसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए 30 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री द्वारा गोरखपुर में इस मेले का शुभारंभ किया गया है। कहाँ पे किया गया है? गोरखपुर में। गोरखपुर मंडल में जो 60 टन रेशम होता है उसका उत्पादन होता है, जिसे बढ़ाकर 600 टन करने का लक्ष्य रखा गया है। उत्तर प्रदेश देखिए 3 प्रकार के रेशम जो शहतूती गोरखपुर में होते हैं, एरी जो रेशम होता है वो कानपुर में होता है, टसर जो होता है सोनभद्र में होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे होता है? जो शहतूती रेशम है वो गोरखपुर में, एरी रेशम है कानपुर में और टसर जो है सोनभद्र में ये उत्पादित किया जाता है। अगला देखिए, अगला है वन वर्ल्ड टीवी समिट 2023। तो देखिए 24 मार्च 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वाराणसी में वन वर्ल्ड टीवी समिट 2023 का उद्घाटन किया गया। इसका आयोजन देखिए विश्व क्षय रोग दिवस के अवसर पर किया गया था। कब मनाया जाता है क्षय दिवस? ये बताइएगा। तो ये मनाया जाता है 24 मार्च को। कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व क्षय दिवस उस दिन मनाया जाता है। अगर इसकी थीम देखें जो क्षय दिवस मनाया गया, तो इसकी थीम थी हाँ हम क्षय रोग समाप्त कर सकते हैं, यस वी कैन एंड टीबी। तो ये इसकी थीम थी। इस थीम के साथ ये जो है मनाया गया है। साथ ही साथ इस समिट का आयोजन केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और स्टाफ टीबी पार्टनरशिप द्वारा इसको विकास किया गया है। अगला देखिए, अगले में कह रहा है इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री ने टीबी मुक्त पंचायत पहल का भी शुभारंभ किया है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने वाराणसी में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण और उच्च नियंत्रण प्रयोगशाला केंद्र की भी आधारशिला तथा मेट्रोपॉलिटन पब्लिक हेल्थ सर्विलांस यूनिट हेल्थ साइट का भी उद्घाटन किया गया है। अगला देखिए, अगला है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022। तो देखिए 25 मई से 3 जून 2023 के मध्य खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 इसका ये तीसरा संस्करण था। इसका आयोजन उत्तर प्रदेश में किया गया। उत्तर प्रदेश में पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन ये किया गया है। इसका आयोजन उत्तर प्रदेश के 4 जिलों में हुआ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 4 जिलों का नाम याद रखिएगा। देखिए पहला है लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर और गौतम बुद्ध नगर। इन 4 जिलों में इसका आयोजन हुआ है। अगला देखिए, अगला है एशिया की सबसे बड़ी मल्टी प्रोडक्ट पेंट फैक्ट्री। ये कहाँ पे बनी है? तो ये बनी है हरदोई के सांडीला में। ध्यान दीजिएगा, हरदोई का जो सांडीला है वहाँ पे एशिया की सबसे बड़ी मल्टी प्रोडक्ट पेंट फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है। ये फैक्ट्री किसकी है? तो ये है फैक्ट्री बर्जर समूह की। बर्जर जो पेंट होता है उसी की ये कंपनी है। कहाँ पे है? हरदोई में। अगला देखिए, अगला है उत्तर प्रदेश खेल नीति 2023। इसके बारे में देख लीजिए। तो देखिए इस नीति से जुड़ी रणनीति एवं पहलुओं के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु राज्य खेल प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी। मतलब जो इसके पहलू होंगे, इनकी रणनीतियाँ होंगी, उसके कार्यान्वयन के लिए पहले तो राज्य खेल प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी। इसके तहत इस नीति के अंतर्गत खिलाड़ियों को 3 श्रेणियाँ जिसमें ग्रॉस रूट स्तर के खिलाड़ी, विकासात्मक स्तर के खिलाड़ी तथा उच्च स्तर के खिलाड़ियों के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। अगला इसी में देखिए, इसी में कह रहा है राज्य सरकार द्वारा 10 करोड़ रुपए के प्रारंभिक कोष के साथ राज्य के खेलों के लिए उत्तर प्रदेश खेल विकास कोष बनाया जाएगा। साथ ही साथ नई खेल नीति में ई स्पोर्ट को भी शामिल किया गया है। अगला देखिए, अगला है कलिंजर महोत्सव 2023। ये कहाँ पे मनाया गया? तो ध्यान दीजिएगा, इसको मनाया गया है बांदा जिले में। कलिंजर महोत्सव 2023 का शुभारंभ किया गया है। कलिंजर महोत्सव 2023 को राजकीय महोत्सव के रूप में मान्यता प्रदान करने की भी घोषणा की गई है। कहाँ मनाया जाता है? बांदा जिले में मनाया जाता है। अगला है इमिलिया कोडर गाँव। इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए उत्तर प्रदेश में ये बलरामपुर जिले में स्थित है, जो कि थारू आबादी वाले गांव में राज्य का पहला आदिवासी संग्रहालय होगा। मतलब जो इमिलिया कोडर गांव है यहाँ पे पहला आदिवासी संग्रहालय बनाया जाएगा। जो आदिवासी संग्रहालय है वो थारू जनजाति से रिलेटेड है। ये संग्रहालय थारू जनजातियाँ जो है उनका जीवंत और विविध संस्कृति और जीवन शैली पर केंद्रित यह संग्रहालय 5.5 एकड़ में विस्तारित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2023। इसको देख लीजिए। देखिए इसमें कह रहा है 2 फरवरी 2023 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2022 प्रख्यापित की है। अब इसमें देख लेते हैं। देखिए इसमें कहा गया है यह नीति अधिसूचित होने की तिथि से आगामी 5 वर्ष या नई नीति आने तक संपूर्ण प्रदेश में ये प्रभावी होगी। अगला इसी में कह रहा है इस नीति का उद्देश्य है प्रदेश में कृषि उपज के प्रसंस्करण में बढ़ोतरी करना और अन्य राज्यों व देशों से प्रसंस्कृत जो खाद्य पदार्थ हैं उनके निर्यात को प्रोत्साहित करना। अगला पॉइंट इसी में देख लेते हैं। अगले पॉइंट में कह रहा है इस नीति के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना के संबंध में संयंत्र, मशीनरी और जो तकनीकी सिविल कार्य होंगे
उन पर जो व्यय किया जाएगा उसका 35% जो है अनुदान दिया जाएगा, जो अधिकतम हो सकता है 5 करोड़ रुपए तक ही अनुदान दिया जाएगा। अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड किसके नाम हुआ है। तो देखिए, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, इन्होंने ही उत्तर प्रदेश का सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड इनके नाम दर्ज किया गया है। अगर इससे पहले देखा जाए तो जो संपूर्णानंद थे वो 5 वर्ष 345 दिन तक लगातार मुख्यमंत्री रहे थे। अगला देख लेते हैं, अगला है श्रेयस हरीश के बारे में। तो देखिए, जो 10 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में आयोजित उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेश सम्मेलन 2023 के दौरान सबसे युवा मोटर बाइक रेसर, तो ये क्या है, श्रेयस हरीश, ये सबसे युवा मोटर बाइक रेसर हैं, इन्हीं को सम्मानित किया गया है। बंगलुरु निवासी जो हरीश हैं वो विश्व रेस में क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय बने हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगले में कह रहा है क्लासिनको AK-203 असॉल्ट जो राइफल, इसके बारे में देख लीजिए। तो जनवरी 2023 को अमेठी स्थित जो कोरबा आयुध फैक्ट्री है उसमें क्लासिनको AK-203 असॉल्ट राइफल का उत्पादन प्रारंभ हुआ है। ये कहाँ पे है, ये अमेठी उत्तर प्रदेश में है। इसी में कह रहा है ये भारत रूस संयुक्त उपक्रम के तहत इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इस जो राइफल है इसका उत्पादन किया जा रहा है। ध्यातव्य है कि अमेठी के मुंशीगंज में असॉल्ट राइफल की यूनिट का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 मार्च 2019 को किया था। अगला देखिए, अगले में कह रहा है गणतंत्र दिवस 2023 में उत्तर प्रदेश की झांकी, इसके बारे में देख लीजिए। तो देखिए, 30 जनवरी 2023 को रक्षा मंत्रालय द्वारा गणतंत्र दिवस 2023 की सर्वश्रेष्ठ झांकी का सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ियों में परिणाम घोषित किए हैं। किसने घोषित किए, रक्षा मंत्रालय ने। तो इसमें देखिए, जो उत्तर प्रदेश की अयोध्या दीपोत्सव है उसको विश्व पर जो अयोध्या दीपोत्सव था इस विषय पर ये आधारित झांकी थी, जिसको तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये ध्यान दीजिएगा, जो दीपोत्सव था उसको तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। गणतंत्र दिवस परेड 2022 में उत्तर प्रदेश का एक जिला एक उत्पाद और काशी विश्वनाथ धाम विषय पर आधारित झांकी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था। तो 2022 में इसको प्राप्त हुआ था। 2023 में जो अयोध्या दीपोत्सव था उसका तीसरा स्थान प्राप्त हुआ था। अगला देखिए, अगला है पद्म पुरस्कार 2023 उत्तर प्रदेश में। तो देखिए, पद्म विभूषण मिला है मुलायम सिंह यादव को, मरणोपरांत मिला है, इनको सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में दिया गया है। इसके अतिरिक्त देखिए, जो पद्मश्री है वो राधा चरण गुप्ता जो कि साहित्य और शिक्षा से संबंधित हैं, दिलशाद हुसैन जो कि कला से रिलेटेड हैं, अरविंद कुमार जो विज्ञान और इंजीनियरिंग से रिलेटेड हैं, उमाशंकर पांडे जो सामाजिक कार्य से संबंधित हैं, मनोरंजन साहू जो हैं, नाम इनका ही है मनोरंजन साहू जो कि चिकित्सा से रिलेटेड हैं, ऋत्विक सान्याल जो हैं कला से संबंधित हैं, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जो कि साहित्य एवं शिक्षा से संबंधित हैं। तो इन लोगों को पद्मश्री दिया गया है और जो पद्म विभूषण है वो मुलायम सिंह यादव को दिया गया था मरणोपरांत। अगला देखिए, अगले कह रहा है उत्तर प्रदेश मिलेट्स जिसको कन्नत कहते हैं, इसके पुनरुद्धार का कार्यक्रम बनाया गया है, इसमें देख लेते हैं। तो देखिए, 28 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने प्रदेश में मिलेट्स जिसको ज्वार, बाजरा, कोदो, शवा, रागी, मडुआ, इसमें ये सब शामिल है। मिलेट्स में मतलब ये सब चीज़ें आती हैं। इनकी खेती के प्रसंस्करण और उपयोग को बढ़ावा देने हेतु राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में मिलेट्स जिसको कदन कहते हैं पुनरुद्धार कार्यक्रम को संचालन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। तो ध्यान दीजिएगा इसमें क्या क्या बातें कही गई हैं। तो देखिए, जो ये योजना होगी इसको वर्ष 2023 1 जनवरी 2023 से वर्ष 2027 तक ये संचालित किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही साथ इस कार्यक्रम के तहत 5 वर्षों की अवधि में अनुमानित आकलित इसमें व्यय कितना होगा, तो वो होगा 186 करोड़ रुपए। इस कार्यक्रम से क्या होगा, इस कार्यक्रम से प्रदेश के सभी 75 जिलों में ये जो कार्यक्रम हो ये कार्यान्वित किए जाएंगे। अगला देखिए, अगला है लक्ष्मण पुरस्कार, रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार 2020, इसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश दिवस समारोह के अवसर पर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लक्ष्मण पुरस्कार, रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार 2020-21 और 21-22 के पुरस्कार विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए हैं। तो इसमें देखिए, कुल जो है 12 खिलाड़ी हैं को लक्ष्मण पुरस्कार और रानी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कितने को प्रदान किया गया है, तो 12 लोगों को। अगला देख लेते हैं, अगले में क्या दिया हुआ अगला क्वेश्चन। तो देखिए, इसमें जो रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार मिले हैं उनमें जान लेते हैं कौन कौन है। तो उनमें है नेहा कश्यप जो वुशु रिलेटेड हैं, और जो नेहा शुक्ला है वो हैंडबॉल से, जो ज्योति शुक्ला है वो हैंडबॉल से रिलेटेड हैं। अगला है लक्ष्मण पुरस्कार 2020-21, इसमें दिया गया है राहुल सिंह को जो कि हॉकी वेटरन वर्ग से रिलेटेड हैं, वेटरन वर्ग से। इसके अतिरिक्त जो मोहित यादव हैं कुश्ती से संबंधित हैं, जनार्दन सिंह यादव जो हैं वो कुश्ती
वेटरन वर्क से संबंधित हैं तो उनको लक्ष्मण पुरस्कार दिया गया है। इसके देखिए जो रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार है उनमें तरुण शर्मा जो कि जूडो वेटरन वर्क से हैं, और मनीषा भाटी हैं जो कि वुशु से हैं, इनको ये रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार प्रदान किया गया है। लक्ष्मण पुरस्कार देखिए तो मोहम्मद आरिफ को जो कि यहाँ की वेटरन वर्ग में हैं, राधेश्याम सिंह ये एथलेटिक्स वेटरन वर्ग में हैं, सुहास सेलवाई बैडमिंटन से हैं, दिव्यांग वर्ग में हैं ये, दीपेंद्र सिंह ध्यान दीजिएगा निशानेबाजी दिव्यांग जन वर्ग में है, और विवेक जो चिकारा हैं वो पैरा तीरंदाजी से रिलेटेड हैं। तो इन सबको लक्ष्मण पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला देख लेते हैं, अगला है आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम, इसके बारे में देख लीजिए। तो जनवरी 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी 746 कस्तूरबा गांधी बालिका विश्वविद्यालय में लड़कियों की सुरक्षा के लिए आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। इसके तहत क्या क्या होगा, तो इस अभियान का उद्देश्य लड़कियों को अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाने में सक्षम बनाना। ये जो आरोहिणी पहल है इसको 3 चरणों में लागू होगा। पहले चरण में शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात प्रत्येक जो कस्तूरबा गांधी स्कूल होंगे के 2 शिक्षक छात्राओं को शिक्षित करेंगे। इसके अतिरिक्त तीसरे चरण में देखिए जो सामुदायिक स्तर पर अभियान होंगे वो संचालित किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है छठा उत्तर प्रदेश दिवस समारोह, इसको देख लेते हैं। तो देखिए 24 जनवरी 2023 को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश राज्य के 74वें स्थापना दिवस पर छठे उत्तर प्रदेश दिवस समारोह को लखनऊ में शुभारंभ उसका किया गया है। अब इसके बारे में देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश दिवस देखिए जो 2023 है उसका मुख्य विषय है निवेश और रोजगार। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। निवेश और रोजगार इसका विषय है। पहली बार उत्तर प्रदेश दिवस का आयोजन वर्ष 2018 में किया गया था, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अतिरिक्त देखिए 24 जनवरी 1950 को तत्कालीन यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था। कब किया गया था? 24 जनवरी 1950 को। अगला देखिए, अगला है डिजिटल अवार्ड 2022 प्लेटिनम। इसमें देखिए तो 7 जनवरी 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग की सचिव जिनका नाम है डॉक्टर रोशन जैकब ने डिजिटल इंडिया अवार्ड के तहत प्रदेश के माइन मित्र पोर्टल को प्रदान किया गया प्लेटिनम अवार्ड सौंपा गया। तो ध्यान दीजिएगा जो माइन मित्र पोर्टल है को ये अवार्ड है जो दिया गया है। इसके अतिरिक्त देखिए जो माइन मित्र पोर्टल है को डिजिटल इनिशिएटिव फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत प्लेटिनम अवार्ड भी प्रदान किया गया है। अगला देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए अगले में दिया हुआ है एक जिला एक खेल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखिए दिसंबर 2022 में उत्तर प्रदेश में खेल को बढ़ावा देने के लिए एक जिला एक खेल जिसको ODOS कहते हैं इस योजना को शुभारंभ किया गया था। ODS जो योजना है उसमें शामिल करने हेतु 10 जिलों के खेलों में बदलाव किए गए हैं। तब इन 10 जिलों में कौन कौन से बदलाव हुए हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए जो मथुरा है वहाँ पे जूडो के स्थान पर कुश्ती हो गया है। बलिया, अम्बेडकर नगर, कानपुर देहात और फतेहपुर में जो था वो बैडमिंटन के स्थान पर एथलेटिक्स हो गया है। इसके अतिरिक्त देखिए जो श्रावस्ती है वहाँ पे बैडमिंटन के स्थान पर कबड्डी हो गया है। झांसी, गोंडा, लखीमपुर खीरी यहाँ पे बैडमिंटन के स्थान पर हॉकी हो गया है। बहराइच में देखिए बैडमिंटन के स्थान पर फुटबॉल हो गया है। खेलों से संबंधित जिले कौन कौन से, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए कुश्ती से संबंधित जिले कौन से, वाराणसी, गोरखपुर, चंदौली, बागपत, आजमगढ़, देवरिया, महाराजगंज। एथलेटिक्स में देखिए तो इसमें है मैनपुरी, फिरोजाबाद, जौनपुर, भदोही, संभल, सीतापुर, कासगंज, उन्नाव, अयोध्या, कौशाम्बी, एटा, अमेठी, रामपुर, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, चित्रकूट, बस्ती, हमीरपुर, हापुड़, मेरठ, गाजीपुर, शामली, बलिया और मुजफ्फरनगर। तो इन सब में ये एथलेटिक्स से संबंधित ये ज़िले हैं। अगला देखिए हॉकी से संबंधित ज़िले कौन कौन से हैं। तो इसमें है प्रतापगढ़, मऊ, बरेली, लखनऊ, रायबरेली, हरदोई, फर्रुखाबाद, मुरादाबाद, बलरामपुर, इटावा, गाजियाबाद। टेबल टेनिस में देखिए आगरा, कानपुर। बैडमिंटन में देखिए अलीगढ़ और गौतम बुद्ध नगर। वेट लिफ्टिंग में देखिए मिर्ज़ापुर और बिजनौर। बॉक्सिंग में देखिए क्या क्या है। तो देखिए जो ये वेट लिफ्टिंग है उसमें मिर्ज़ापुर और बिजनौर है। बॉक्सिंग में देखिए बुलंदशहर और कुशीनगर। तीरंदाजी में सोनभद्र और ललितपुर। फुटबॉल में हाथरस है। इसके अतिरिक्त देखिए जो तैराकी है उसमें पीलीभीत है। शूटिंग में देखिए बांदा है। कबड्डी में कन्नौज है। लॉन टेनिस में प्रयागराज है। तो इस प्रकार हम लोगों ने जितने भी इसमें करंट अफेयर्स दिए हुए थे उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। जो उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर दिए हुए थे और भी जो करंट अफेयर दिए हुए हैं जो स्टेट के छोड़ के जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर दिए हुए हैं उनको हम लोग दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। इस प्रकार हम लोगों ने जो इस बुक में जितने भी करंट अफेयर दिए थे उनको हम लोगों ने कवर कर लिया। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।